तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 27। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले थे इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर 8.9.1 पे दिया गया है हमें अभिक्रियाएं जिनमें OH आवरण का विलयन होता है। जिसमें OH आवरण टूटता है, वो वाली अभिक्रिया हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हमें इसके अंदर दिया गया है धातु व क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो क्षारों और अम्ल, यह दो चीजें होती हैं। ठीक है। क्षारों में क्या होता है, क्षारों के अंतिम में हमें NOH समूह प्राप्त होता है। यहाँ पे कोई भी मेटल, जैसे यहाँ पे Na लगा होगा, यहाँ पे मान लो ये MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पे मान लो KOH लगा होगा। कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, इसको हम क्षारों बोलते हैं। ठीक है। और मान लो एसिड की बात की जाए तो एसिड, कोई भी एसिड को हम अम्ल भी बोलते हैं। अम्ल हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, जो कि है कार्बोक्सिलिक अम्ल। H2SO4 हो गई, HCl हो गई, इसको हम कोई भी, इसको हम क्षार बोलते हैं, और इसको हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम इसी की अभिक्रिया देखेंगे, साथ में हम धातु की अभिक्रिया भी देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। ओके। तो एल्कोहलों की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विभिन्न धानी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन एक साइड निकाल देगा। ठीक है। तथा फेनोलों के साथ क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो यह तो मैंने बता दिया कि धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, एक साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पे एक धातु जुड़ जाएगी। ठीक है। तथा फिनोलों के साथ क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। तो फिनोल फिनोल के साथ यह अभिक्रिया करेगी क्षार क्षारों के साथ और लवण बना लेगा। ठीक है। यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो यह दुर्बल क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रियाएं यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं की मदद से हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह की पहचान भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड समूह दिया गया है और एक एल्कोहल समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह। तो इन अभिक्रियाओं का मैं तभी तीनों के साथ अभिक्रिया करूंगा, तो मुझे पता, मान लो वह अभिक्रिया हो गई तो वह कार्बोक्सिलिक समूह है, और ना ही कोई एल्कोहल समूह है, ना ही कोई एल्डिहाइड समूह है। तो हमें उन सभी में से कोई भी चीज जो कि हमें पहचाननी हो कार्बोक्सिलिक समूह, तो वह मैं पहचान सकता हूँ इन अभिक्रियाओं की मदद से। ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका कोई भी धातु के साथ कराएंगे, तो उसके बाद किसी क्षार के साथ कराएंगे। धातु धातु हमने यहाँ पे Na ली है। अब यहाँ पे RCOOH, चलिए इसको बनाते हैं पहले। RCOOH। अब होता क्या है, Na आया इसमें, यहाँ पे हमने दो समूह इसके लिए हैं। तो Na आएगा, Na क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यह बन जाएगा RCO, और यहाँ पे Na। हमें अब एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो हमने दो हाइड्रोजन, दो दो Na के समूह, और दो इस, जो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने लिया है उसका समूह हमने दो लिए थे। तो यहाँ पे से दो हाइड्रोजन जो कि H2 बना के एक साइड से निकल जाएंगे। तो इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे भी दिया गया है, इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट। यह कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। यहाँ पे से आयन टूटा था, तो यह कुछ इस तरीके से बन जाता है, और अंतिम में हमारा हाइड्रोजन भी निकल गया था। ठीक है। तो अब इसकी क्षार के साथ प्रतिक्रिया देखते हैं, क्षार के साथ इसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है। तो क्षार के साथ इसकी प्रतिक्रिया कराएंगे तो इसको सॉल्ट या फिर इसको लवण बोलते हैं, वो कि हमारा एक साइड बन जाता है। ठीक है। तो यह बनता कैसे है, यह था हमारा RCOOH, इसके साथ हमारा है NaOH। अब होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर से निकलेगा
OH और यहाँ से निकलेगा H। ठीक है, तो ये H, OH और H मिलके बना लेंगे यहाँ पे H2O। बाकी जो हमारा ज्योमेट्री बना था वह बन जाएगा कुछ RCOO, N, A। ठीक है, यह इस तरीके से बन जाएगा। इसी को हम लवण बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब किसी भी अम्ल का किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अंत में लवण मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग किया, उसके Na हुए जो कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है हमारा NaOH। तो हमें मिल गया है यहाँ पे RCOO Na। इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, और अंत में हमारा H2O निकल गया है। अब हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसको जहां पर भी H आ जाता है तो हम उसके बीच में बाई लिख देते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए यह जुड़े कैसे होता है, यह हमारा होता है NaHCO3। ठीक है, इसके साथ हम अभिक्रिया कराने में RCOOH। अब होगा क्या, यहाँ से बस आप OH को निकाल दीजिए, सॉरी OH को नहीं, यहाँ पर से एक H को निकाल दीजिए। एच एच को एक H को आप यहाँ से निकाल देंगे और Na को जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा RC, दुइया बंदा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ से O और Na। ठीक है, और जो हमारा H था वह X के साथ जुड़ के बना लेगा HTCO3। लेकिन HTCO3 वह ऐसा है कि वह समझ लीजिए स्टेबल नहीं रहता, तो यहाँ से क्या करेगा, वह भी टूट हो जाएगा हमारा H2O प्लस CO2। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा और हमारा जल भी बाहर निकल जाएगा। और जो चीज हमें चाहिए थी जो थी हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट वह भी हमें मिल जाएगा, जो है RCOONA। ठीक है, बिल्कुल सही। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट रायन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थिरता प्राप्त करते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि Na के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे एक हाइड्रोजन को हटाइए और सोडियम कार्बोक्सिलेट पता कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी इसके साथ किसी भी धातु के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की और किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो अंत में हमें हाइड्रोजन निकलता ही है। और किसी भी हम क्षार को देख सकते हैं, क्षार का मतलब है बेस, किसी भी बेस के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक लवण मिल जाएगा और अंत में जल निकल जाता है। तो देखिए इसमें NaCO3 CO3 इसमें आखिर में एक्स्ट्रा था, तो वहां से हमें CO2 इसमें निकल जाएगा। ओके, तो हम इसको भी देखते हैं क्या होता कैसे है, जल के साथ इसका समूह कैसे बनता है। तो देखिए तो हमारा RC, दिया बन रहा O और OH जुड़ा हुआ, इसके साथ है हमारा H2O। तो होगा क्या, यह देखिए यह वापस भी बन सकता है। ठीक है, और उल्टा मतलब यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो यह होता कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा H3O प्लस आ जाएगा, मतलब कि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से, तो यह कुछ इस तरीके से बचेगा जो था हमारा RC, तो यह बन रहा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक हमारा O जुड़ा हुआ है। O से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो यहाँ से O माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो यह हो जाएगा RCOOO। और यहाँ से एक कार्बन जिसका हट गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेगा, यह माइनस चार्ज हमारा इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, तो एक दूसरे में बदल सकते हैं। यह हो जाएगा RC, यहाँ पर भी यह आ सकता है, और दियावन हमारा इस तरह भी घूम सकता है, मतलब कि ये एक दूसरे में घूमते रह सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लाना है, और जो कि वहाँ दूसरा ऑक्सीजन था उसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पहले नीचे वाले पे था, वह ऊपर वाले पे जा सकता है, लेकिन पहले नीचे वाले पे पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज था, वह हमारे ऊपर यहाँ पे इस कार्बन से लेकर यहाँ पर भी आ सकता है। और यह नेगेटिव का चार्ज मिला ऊपर से इस कार्बन पे, फिर यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है।
वह एक दूसरे में परिवर्तित भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और हम इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सी, एक ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे, और यह दोनों ऑप्शन के बीच में एक आबंध है जो कि एक दूसरे के बीच में परिवर्तित होता रहता है। तो हम इसको बस एक डॉटेड लाइन की मदद से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमें अंतिम में दिया गया है। इसका मतलब है कि यह इसकी इक्विवेलेंट है, मतलब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए, उपरोक्त अभिक्रिया की हम क्या देखेंगे, के इक्विवेलेंट हम इसका कैसे लिख सकते हैं। तो के इक्विवेलेंट इसका कैसे लिखते हैं, पहले हम उसी ही देखते हैं। ठीक है, और हमारा के इक्विवेलेंट क्या होता है, के इक्विवेलेंट होता है हमारा, आप समझ लीजिए इक्विलिब्रियम। कोई अभिक्रिया जो कि एक दूसरे मतलब आपस में बदलती जा रही है, उसको देखें। इसको इस तरीके से समझेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने H2O लिया, इसमें मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा H3O+। अब देखिए, यह अभिक्रिया आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि H2O के साथ H+ को जोड़ा तो H3O+ बना लेगा, बिल्कुल सही है। और H3O+ टूट कर भी H2O+ और H+ बना सकता है। तो एक समय पे ऐसा होगा ना, इस साइड से अभिक्रिया इस साइड जा रही होगी, मतलब कि HCO इतना बन चुका होगा कि वह और ज्यादा बनना नहीं चाह रहा होगा, और HCO से ना ही इस अभिक्रिया इस तरफ आ रही होगी, मतलब कि H2O+H+ भी है, इतना हो वहां पे उस जगह पे होगा कि वह उससे ज्यादा नहीं बनना चाह रहा होगा। तो एक जगह आएगा जहाँ पे यह दोनों चीज मतलब एक दूसरे में परिवर्तित होना बंद हो जाएंगे, उसी को हम के बोलते हैं। तो के इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, वह निकालते हैं यहाँ से H3O+, इसकी गणना लीजिए, और नीचे भाग कर देंगे हम इसको, उल्टे हाथ साइड को। कुछ इस तरीके से तो यह जाएगा H3O+, और यहाँ पर आ जाएगा H2O, और आ जाएगा H+। ठीक है, इसी को हम के कोलन बोलेंगे। सबको ध्यान कर रखना है, जो हमारी चीज बन रही थी शुरू में उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिस चीज से हम बना रहे थे उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसी को हम के कोलन बोलेंगे, जहाँ पर हमारी अभिक्रिया एक दूसरे में बदलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, देखिए यह अभिक्रिया जो दी गई है हम इसको दोनों यहाँ पे लिख देते हैं। वह क्या थी हमारी, वह थी कुछ इस तरीके से कि RCOOH है, इसमें हम जल को जोड़ रहे थे, H2O, और यहाँ से बन क्या रहा था, यहाँ से बन रहा था हमारा H3O+, और इसमें से हमारा हाइड्रोजन तो निकल गए थे, तो यह बन रहा था RCOO-। ठीक है, अब हम करना क्या है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, और उनको भाग कर देना है। ठीक है, तो H3O+ हमने ऊपर रख दिया है, RCO- को भी हमने ऊपर रख दिया है, और H2O को हमने नीचे रख दिया है, और RCO- को हमने नीचे रख दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। और मैंने मान लीजिए यहाँ पर जो H2O था उसका इस साइड गुणा कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे भाग में था वह इस साइड आएगा तो गुणा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट गुणा H2O। और बाकी जो हमारा H3O+ था वह हमारा ऊपर ही रहने वाला है, और RCO- वह भी हमारा ऊपर रहेगा, और RCOH जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल था वह हमारा भाग में रहेगा, क्योंकि हम इससे हमारे H3O+ और RCO- को बना रहे थे। और जो हमारा के एक इक्विवेलेंट निकला और H2O निकला, इन दोनों के गुणांक को हमने के मान लिया है। और के क्या है, के ही हमारा अम्ल वियोजक स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे के इक्विवेलेंट सामने स्थिरांक है, तथा के अम्ल वियोजक स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक क्या था, जहाँ पे मैंने बता दिया कि ना उल्टे हाथ मतलब इस साइड वाली चीज से इस साइड वाली चीज बन रही होगी, ना इस साइड वाली से इस साइड वाली चीज बन रही होगी, क्योंकि दोनों चीज अपनी जगह पे सफिशिएंट हो गई होंगी, मतलब कि वह एक दूसरे में परिवर्तित होना नहीं चाह रही होंगी।
ठीक है, तो सुविधा के लिए अम्लों में समानार्थक स्थान के का मान पी के ए के मान से इंगित करते हैं। पी के ए का मान ऐसे मान लिया है हमने, किसमें, अम्लों में। इसको हम लॉग माइनस का लॉग के ए के बराबर होता है। ठीक है, माइनस का लॉग के ए के बराबर होता है। यह कैसे होता है और इसका क्या महत्वपूर्ण है, अलग है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीकेए का मान -7 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा है हमारा, HCl। बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही पावरफुल अम्ल है। ठीक है, इसके पीकेए का मान बहुत ही ज्यादा होता है, इसका मान है -7.0। जबकि ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल का पैटर्न, जिसे हम पेप्टल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, इसका बेंजोइक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल का पीकेए का मान कितना है, 0.23, 4.19 और 4.76। तो देखिए इन सभी का मान काफी कम है। जबकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा था उसका पीकेए का मान इतना ज्यादा है। आप ज्यादा ज्यादा का मान यहाँ पे इस तरीके से समझिए, इसका ज्यादा का मान यहाँ नहीं, देखिए वैसे तो यहाँ पे माइनस में मतलब कि ये सबसे कम मान है, ज्यादा का मान मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि मतलब कि ये ज्यादा पावरफुल है। वैसे पीके का मान जिसका सबसे कम होता है, भाई भाई हमारी अम्ल उतना ही प्रबल होता है, मतलब कि जिसकी पीके का मान सबसे ज्यादा होगा वह अम्ल हमारा उतना ज्यादा प्रबल होगा। तो यहाँ पर -7.0 मतलब कि यह अम्ल सबसे प्रबल है क्योंकि इसका मान माइनस में भी है। उसके बाद देखेंगे तो 0.23 वाला अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल है, 4.19 वाला अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल है, उसके बाद 4.76 वाला अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल है। ठीक है, नीचे दिया भी गया है, अम्ल का पीके मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। एक उत्तम प्रोटॉन दाता, मतलब कि वह उत्तम प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या है, केवल H+ बहुत ही आसानी से दे सकता है, H+ को हम यहाँ पे प्रोटॉन ही कहते हैं। प्रबल अम्लों का पीके मान 1 से कम होता है। ठीक है, मध्यम मान प्रबल अम्लों का पीके मान 1 से 5 के मध्य होता है। दुर्बल अम्लों का पीके मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल अम्लों का पीके मान 15 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो भी दुर्बल मतलब सबसे ज्यादा अधिक दुर्बल जो हमारी अम्ल होगी उसके पीके का मान 15 से ज्यादा होगा। उनके बीच में जो हमारा मान होगा वो होगा 5 से 15, उसके बीच में जो होगा वो होगा 1 से 5, और जो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है उसका मान होगा 1 से कम। ठीक है, तो आज हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया जिसमें OH आवन का विलयन होता है वो पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ा सा बचा है तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो आगे हम अभिक्रियाएं जिसमें OH आवन का विलयन होता है उसमें हम पढ़ चुके हैं, मतलब उसकी अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली है, जिसमें था हमारा धातु व क्षारों द्वारा अभिक्रिया। अब बस हमें जो इसके अंदर हमने स्थिरांक निकाला उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वह थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे जिसमें OH आबंध के ही लिए। तो धातु व क्षारों के लिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।